नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोदी वर्सेस नेहरू। वो एक दलीय शासन, अब सैकड़ों दलों का कंपटीशन। चुनावी पैमाने पर कहाँ खड़े हैं नेहरू और मोदी, क्योंकि मोदी की तुलना आज नेहरू से हो रही है और नेहरू की तुलना आज मोदी से हो रही है। लोगों की जुबा पे चर्चा है और इस चर्चा को हम आगे बताएंगे इस वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुने गए पीएम के रूप में पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी का पीएम रूप के रिकॉर्ड तोड़ा। अब पीएम मोदी नेहरू की तुलना हो रही है। पंडित नेहरू इस दौर में प्रधानमंत्री बने तब विपक्ष ही नहीं था, लेकिन देश के हालातों को लेकर चुनौतियां कम नहीं थी। पीएम मोदी उस दौर में प्रधानमंत्री बने जब विपक्ष दलों की चुनौतियां थीं। चुनावी पैमाने पर कौन कहां खड़ा है, मोदी कहां खड़े हैं और नेहरू कहां खड़े हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी 10 जून को एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। वे लोकतंत्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए पीएम बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करेंगे। इस तरह के वे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीएम के रूप में रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। पिछले साल जुलाई में पीएम मोदी ने नेहरू गांधी का एक पीएम का रूप में कार्यकाल ब्रेक किया था। इसी बहाने समझने का प्रयास करते हैं कि चुनावी पैमाने कहां पर खड़े हैं मोदी और नेहरू। कैसे मोदी सैकड़ों दलों से चुनावी टक्कर लेकर जीत रहे हैं और कैसे नेहरू लगातार जीतते रहे हैं। तब जमाना कुछ और था, अब जमाना कुछ और है। भारत का लोकतंत्र बहुत बड़ा है, यह लगातार बदलता रहता है। आज जिस चुनावी राजनीति को हम देखते हैं वह 1950 और 1960 के दशक जैसी नहीं है। अब राजनीति का स्वरूप बिल्कुल अलग हो गया है। आज मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज हो गए हैं, विपक्ष ज़्यादा सजग हो गया है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू और मोदी की चुनावी सफलताओं की तुलना करते समय समाज और राजनीतिक माहौल को साथ में देखना बहुत जरूरी है। नेहरू ने आज़ादी के बाद भारत की दिशा दी। उन्होंने 1952, 1957, 1962 में लगातार 3 आम चुनाव जीते। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार केंद्र में सरकार बनाई। 2024 में वे ऐसे समय में तीसरे प्रधानमंत्री बने जब चुनावी मैदान में सैकड़ों राजनीतिक दल सक्रिय थे। नतीजा यह हुआ कि इस चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन भाजपा को नहीं। इसी आधार पर वो सभी दलों को जोड़कर अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसकी गरिमा बढ़ाई। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने पहली दफा 26 मई 2014 को शपथ ली थी। तब से वे लगातार साल दर साल 2019 में और 2024 में पीएम पद की शपथ ले चुके हैं। इस तरह उनका कार्यकाल 10 जून को 4399 दिन का हो जाएगा। वहीं चुने हुए पीएम के रूप में पंडित नेहरू ने 4398 दिन देश की सेवा की। वे 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री मनोनीत किए हुए थे, लेकिन देश में विविध आम चुनाव प्रणाली पहली बार 1951 और 52 में हुई थी। पीएम के रूप में कुल कार्यकाल के मामले में अभी भी पंडित नेहरू ही आगे हैं। वे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक देश के पीएम रहे। नेहरू के समय भारत में नया आज़ाद हुआ था। देश में कांग्रेस की पहचान बहुत मजबूत थी। कांग्रेस केवल राजनीतिक दल नहीं मानी जाती थी, वह आज़ादी के आंदोलन की मुख्य शक्ति भी थी। इस कारण जनता में कांग्रेस के प्रति भावनात्मक भरोसा था। इस समय भी विपक्ष मौजूद था, लेकिन उसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। भारत कानूनी रूप से एक दलीय देश नहीं था, फिर भी चुनावी राजनीति में
कांग्रेस का भारी दबदबा था, उस वक्त दबदबा था, और उसके बाद कई राज्यों में कांग्रेस लगभग सार्वजनिक और स्वाभाविक विकल्प बन चुकी थी। विपक्ष छोटे छोटे दलों में बटा था, उसके पास गठबंधन, संसाधन, राष्ट्रीय पहचान कम थी। इस माहौल में नेहरू की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। वे स्वतंत्र भारत में के पहले प्रधानमंत्री थे। वे आधुनिक भारत, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे। जनता उन्हें राष्ट्र का निर्माण का चेहरा मानती थी। इसलिए नेहरू की जीत केवल चुनावी जीत नहीं थी, वह नए भारत की दिशा को पर जनता की मुहर भी थी। मोदी के दौर में सैकड़ों दलों में प्रतिस्पर्धा थी, जहां पर विपक्ष बहुत मजबूत था। नरेंद्र मोदी का दौर बिल्कुल अलग है। आज भारत में राजनीति बहुत फैल चुकी है। राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र के आधार पर दल बने हैं। कई छोटे दल भी चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। साल 2024 का चुनाव इसी नई राजनीति का उदाहरण है। इस चुनाव में सैकड़ों दल मैदान में थे। मतदाता भी पहले से ज्यादा जागरूक थे। मीडिया का असर बहुत ज्यादा था। सोशल मीडिया ने चुनाव को हर मोबाइल तक पहुंचा दिया था। हर मुद्दे पर बहस थी, हर सीट पर अलग अलग गणित थी। ऐसे माहौल में लगातार तीसरी बार सत्ता में आना मोदी यानी बीजेपी यानी एनडीए के लिए आसान नहीं था। मोदी ने 2014 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। साल 2019 में वे बड़े जनादेश के साथ लौटे, लेकिन साल 2024 में भाजपा अपने दम पर बहुमत से पीछे रही। लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत मिला, जिसके आधार पर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। यह उपलब्धि उन्हें नेहरू के बाद लगातार 3 कार्यकाल पूरा करने वाले सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री की श्रेणी में रखती है। क्या रहा दोनों नेताओं की जीत का आधार? नेहरू का क्या रहा और मोदी का क्या रहा? नेहरू की जीत का आधार था उनके पास स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत थी। उनके पास कांग्रेस का विशाल संगठन था। उनके सामने विपक्ष कमजोर था। देश में राजनीतिक विकल्प सीमित थे। जनता स्थिरता चाहती थी। नेहरू उस स्थिरता के प्रतीक के रूप में उभरे। मोदी की जीत का आधार अलग है। उनके पास मजबूत नेतृत्व की छवि है और उनकी राजनीति में राष्ट्रवाद, कल्याणकारी योजनाएं, संगठन की ताकत शामिल है। भाजपा का चुनावी ढांचा बहुत मजबूत है। मोदी ने सीधे मतदाता से संवाद की शैली विकसित की। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को चुनावी संदेश का हिस्सा बनाया। महिला मतदाता, युवा मतदाता और लाभार्थी वर्ग उनके चुनावी आधार में अहम रहे। मोदी सरकार ने जनता को बहुत ही लोक लुभावने उपहार भी दिए। नेहरू के समय चुनावी मैदान में और मोदी के समय चुनावी मैदान में क्या फर्क था? नेहरू के समय चुनाव विशाल जरूर थे, लेकिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बेहद सीमित थी। चुनाव आयोग नया था, साक्षरता दर बहुत ही कम थी, रेडियो मुख्य माध्यम था, जनता तक संदेश पहुंचाने के संसाधन बहुत कम थे। कांग्रेस की पहुंच गांव-गांव तक थी। मोदी के समय चुनाव तकनीकी से संचालित है। टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है। हर दल अपना संदेश तुरंत फैला सकता है और हर गलती तुरंत मुद्दा बन सकती है। राजनीति नैरेटिव रोज बदल रहे हैं। इसलिए आज चुनाव जीतना केवल लोकप्रियता का विषय नहीं है, यह रणनीति, संसाधन, गठबंधन और संदेश नियंत्रण का भी एक बहुत बड़ा खेल है। नेहरू की चुनौती क्या थी? नेहरू की चुनौती चुनावी प्रतिस्पर्धा से ज्यादा राष्ट्र निर्माण की थी। उन्हें संविधान को जमीन पर लागू करना था, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना था,
देश को विभाजन के दर्द से बाहर निकालना था। गरीबी, अशिक्षा और औद्योगिक पिछड़ेपन से लड़ना था। राज्यों का पुनर्गठन भी बड़ा मुद्दा था। उनकी जीत इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र को टिकाया। कई नए देशों में लोकतंत्र टूट गया था। भारत में चुनाव जारी रहे, सत्ता जनता के वोट से तय रहती होती थी। यह नेहरू काल की बड़ी देन मानी जाती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जब भी कोई सरकार बनी है तो सिर्फ वोट के माध्यम से ही बनी है। मोदी की चुनौती अलग है। आज भारत लोकतंत्र के रूप में स्थापित है, लेकिन जनता की अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। लोग रोजगार चाहते हैं, तेज विकास चाहते हैं, बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, डिजिटल सेवाएं चाहते हैं। राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा बड़ा है। वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका भी अहम हो गई है। मोदी की गठबंधन राजनीति की नई स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। साल 2024 में के बाद सरकार सहयोगी दलों के समर्थन के अधिक निर्भर रही, इसलिए तीसरे कार्यकाल में उन्हें नेतृत्व के साथ संतुलन भी दिखाना पड़ रहा है। तुलना कैसी होनी चाहिए मोदी और नेहरू सरकार की? मोदी और नेहरू सरकार की तुलना सीधे करना आसान नहीं है। दोनों अलग अलग युग के नेता थे, दोनों की स्थितियां अलग अलग थीं और चुनौती भी अलग अलग थी। नेहरू का भारत नया था, मोदी का भारत आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धी है। नेहरू के सामने राष्ट्रीय एकता, संसाधन निर्माण की चुनौती और मोदी के सामने विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, जटिल लोकतांत्रिक राजनीति की चुनौती है। फिर भी एक समानता साफ है। दोनों ने लगातार 3 चुनावी जनादेश पाए और दोनों ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रखा। दोनों ने अपने समय की राजनीति को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित किया और चुनावी पैमाने पर देखें तो नेहरू और मोदी दोनों असाधारण नेता हैं। नेहरू ने कांग्रेस प्रभुत्व वाले देश में 3 कार्यकाल जीते। उन्होंने नए लोकतंत्र की स्थिरता दी। मोदी ने बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा दौर में 3 कार्यकाल हासिल किए। उन्होंने सैकड़ों दलों, क्षेत्रीय ताकतों और तेज मीडिया माहौल के बीच सत्ता को बरकरार रखा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए नेहरू की उपलब्धि ऐतिहासिक है। मोदी की उपलब्धि प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र के संदर्भ में बड़ी है। नेहरू ने लोकतंत्र की नींव मजबूत की। मोदी ने बदले हुए लोकतंत्र में लगातार चुनावी सफलता दिखाई। दोनों की तुलना में सबसे बड़ा सबक यही है, भारत का लोकतंत्र बदलता रहा, नेता बदलते रहे, दल बदलते रहे, मुद्दे बदलते रहे, लेकिन अंतिम फैसला आज भी मतदाता ही करता है। इसलिए आपको अपने मत का सही चुनाव करना चाहिए और सही जगह मत को देना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।